जरा सोचो तुम एक ऐसे खतरनाक कमरे में फंस जाओ जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हो। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बीच पर सर्फिंग कर रहा था। असल में माइक अलग अलग शहरों में जाकर वहाँ की भूतिया जगहों पर रहकर उन पर डरावनी किताबें लिखता था। जब वो लहरों में था तो ऊपर आसमान से एक प्लेन गुजरा जिस पर एक बैनर भी था। माइक ने उसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन तब तक एक जोरदार लहर उसे बहा कर ले गई। खैर जैसे तैसे वो जिंदा बच गया और फिर वो पोस्ट ऑफिस से अपना सामान लेने गया। तभी माइक को उसमें डॉल्फिन होटल का कार्ड मिला जिस पर लिखा था कि 1408 में जाना मना है। ये देखकर माइक काफी उत्साहित हो गया और उसने होटल में फोन करके इस बारे में पूछा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे ये कमरा देने से साफ इनकार कर दिया। पर माइक भी आसानी से मान जाने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत 1408 नंबर कमरे के बारे में और जानकारी ढूंढनी शुरू की और तब ये खुलासा होता है कि इस कमरे में कई लोगों की जान गई थी, इसीलिए इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब माइक तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल गया और टैक्सी लेकर डॉल्फिन होटल पहुंचा। अंदर जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट से कमरा नंबर 1408 देने को कहा तो वो हैरान हो गई और उसने माइक को मैनेजर गैरल्ड के ऑफिस में भेज दिया। माइक ने गैरल्ड को बताया कि उसे सिर्फ एक रात के लिए कमरा चाहिए, लेकिन गैरल्ड ने कहा कि रात तो भूल जा भाई, इस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा कोई रुकता नहीं है। और तो और अब तक कुल 56 लोग इस कमरे में मारे गए थे। इसके बाद गैरल्ड ने उसे इन सभी लोगों की जानकारी वाली डायरी दी, लेकिन अब भी माइक उस कमरे में जाने पर अड़ा हुआ था। आखिरकार जब माइक नहीं माना तो गैरल्ड ने उसे 1408 की चाबी दे ही दी। इसके बाद वो दोनों 14वें माले पर पहुंचे और माइक अकेला आगे बढ़ गया। अब माइक को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। खैर उसने 1408 का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो इधर उधर घूमकर अपने टेप रिकॉर्डर में इस कमरे का माहौल बयां करने लगा। उसने कहा कि ये बेहद बोरिंग है, लेकिन तभी रेडियो पर एक गाना बजने लगा। माइक ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके सिरहाने पर 2 चॉकलेट्स पड़ी थी। उसने उनमें से एक चॉकलेट उठाकर खा ली और तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि इस कमरे में कोई है और वो थोड़ा खुश हो गया क्योंकि अब उसे लिखने के लिए कहानी मिल गई थी। माइक ने सोचा कि ये सब होटल वाले ही जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से जल्द भाग जाए। लेकिन जल्द ही कमरे का तापमान अपने आप बढ़ने लगा। उसने मशीन से तापमान कम किया लेकिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसने तुरंत होटल स्टाफ को फोन करके एक मैकेनिक भेजने को कहा। इसके बाद उसने यूवी लाइट से पूरे कमरे की जांच की तो उसे चारों ओर खून के निशान दिखाई दिए। खैर जल्द ही मैकेनिक ने दरवाजा खटखटाया और माइक ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन वो आदमी कमरे के अंदर पैर रखने को हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि वो बाहर से माइक को मशीन ठीक करने के बारे में बताता रहा और जल्द ही माइक ने मशीन ठीक भी कर ली। अब वो मैकेनिक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तभी अचानक रेडियो पर जोर से गाना बजने लगा और उसमें 60 मिनट का टाइमर चालू हो गया। रेडियो की जोरदार आवाज सुनकर माइक बहरा सा हो गया। माइक ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे ट्रैफिक की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई, जिससे माइक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। वो चिल्लाते हुए बाथरूम तक पहुंचा, लेकिन वहां नल से उबलता हुआ पानी निकला, जिससे उसका पहले से जख्मी हाथ जल भी गया। खैर माइक ने जैसे तैसे पट्टी की और उधर रेडियो पर गाना बजने लगा। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुस्से में आकर माइक ने रेडियो की तार तोड़ डाली, लेकिन टाइमर अब भी चालू था। अब उसे एहसास हो गया था कि वो खतरे में है, इसीलिए उसने अपना सारा सामान बांधा और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से चाबी बीच में ही टूट गई और दरवाजे का हैंडल भी टूट गया। माइक काफी घबरा गया और उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो भागकर खिड़की पर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी दिखाई दिया। माइक चिल्लाकर उसे बुलाने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि उसकी खुद की परछाई थी। तभी उसने देखा कि इस परछाई के पीछे एक डरावनी चुड़ैल आई और उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। जब माइक असलियत में पीछे मुड़ा तो ये चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई। वो डरकर जमीन पर गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मौत उसके सामने खड़ी थी। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वहां कोई भी नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। उसी पर अचानक टीवी चालू हो गया और उस पर माइक के परिवार की वीडियोस चलने लगी। अपनी पत्नी लिली और बेटी केटी को देखकर माइक का दिल भर आया और वो टीवी के करीब गया, पर तभी अचानक टीवी अपने आप बंद हो गया। इसके बाद उसे साथ के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो दीवार को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन इससे वो आवाज और ऊंची होती गई। माइक के कान के पर्दे फटने ही वाले थे कि उसने दीवार पर कुर्सी दे मारी, लेकिन उसी पल दीवार की दरार में से खून बहने लगा, मानो माइक ने सच में किसी का कत्ल कर दिया हो।
इसके बाद उसने इस माले का नक्शा देखा जिसके मुताबिक इस कमरे के साथ और भी कई कमरे थे। इसीलिए उसने खिड़की से निकलकर इन कमरों तक जाकर मदद मांगने का फैसला किया। अब वो बाहर निकलकर खिड़की के किनारे पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस होटल में 1408 के अलावा और कोई कमरा नहीं था। अब वो घबराकर फिर से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से एक औरत ने उसे धक्का दे दिया, पर वो जैसे तैसे लटक कर बच गया। इसके बाद उस औरत का भूत खिड़की से बाहर उड़ गया और माइक वापस कमरे में घुस गया। उसने फिर से नक्शा देखा, लेकिन अब वहाँ सिर्फ कमरा नंबर 1408 बना था। तभी उसने इधर उधर देखा तो पूरा कमरा एकदम बदल चुका था। माइक को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने फिर से अपनी रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसमें भी माइक यही कह रहा था कि ये कमरा भूतिया है। फिर उसने अपना बैग खोला तो उसे एक लैपटॉप मिला। उसने इंटरनेट चलाकर तुरंत अपनी पत्नी को वीडियो कॉल की और उसे बताया कि वो इस भूतिया जगह पर फंस गया है। उसने लिली से डॉल्फिन होटल के कमरा नंबर 1408 में तुरंत पुलिस भेजने को कहा, लेकिन उसी पल कमरे में लगा आग बुझाने वाला पानी का फव्वारा ऑन हो गया और इस तरह पानी लगने से उसके लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई। थोड़ी देर बाद जब फव्वारा बंद हुआ तो कमरे में बर्फ जमने लगी। इतनी ठंड से बचने के लिए उसने कुछ चीजें जलाकर गर्माहट लेने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बर्फ में जमने से उसकी मौत होने वाली थी। पर अचानक उसके लैपटॉप पर एक कॉल आई। ये लिली थी और उसने माइक से कहा कि पुलिस उस कमरे तक पहुंच गई है, लेकिन वो कमरा तो एकदम खाली है। तभी लैपटॉप में कोई गड़बड़ी हुई और माइक का कोई बहरूपिया लिली से बात करने लगा। उसने लिली से इस कमरे के अंदर आने को कहा, लेकिन असली माइक चिल्लाकर उसे रोकने लगा, पर उसकी आवाज लिली तक पहुंची ही नहीं। उसी पल अचानक कमरा जगह जगह से टूटने लगा और चारों ओर मलबा इकट्ठा हो गया। तभी एक समुद्र की तस्वीर नीचे गिरी और पूरे कमरे में पानी भर गया। अब माइक इसमें डूबकर मरने ही वाला था कि उसे एक रोशनी दिखाई दी और वो तैरकर ऊपर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि वो तो पहले वाले बीच पर ही था। तभी आसमान से दोबारा वही प्लेन गुजरा और माइक ने देखा कि उसके बैनर पर 1408 लिखा था। कुछ देर बाद जब माइक की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में था। लिली भी वहां मौजूद थी और माइक ने उसे डॉल्फिन होटल के 1408 नंबर कमरे के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन लिली ने ऐसे किसी होटल का नाम सुना ही नहीं था। खैर कुछ दिन बाद माइक अपनी आम जिंदगी जीने लगा और एक रात वो लिली के साथ डिनर करने बाहर गया। वहां उसे एक वेट्रेस दिखाई दी जो एकदम 1408 की चुड़ैल जैसी थी, पर जब माइक ने उसे फिर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये उसका भ्रम था। अब माइक ने इस याद को मिटाने के लिए कमरा नंबर 1408 के बारे में लिखना शुरू किया। जल्द ही उसकी किताब पूरी हो गई और वो इसे अपने पब्लिशर को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गया, लेकिन वहाँ एक आदमी ने कहा कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। उसका चेहरा देखकर माइक एकदम हक्का बक्का रह गया। असल में उसका चेहरा हूबहू डॉल्फिन होटल के बेल बॉय से मिलता था। तभी अचानक वहाँ के लोग पोस्ट ऑफिस को तोड़ने लगे और माइक ने देखा कि वो एक बार फिर से 1408 में पहुँच गया था। तब ये खुलासा होता है कि पूरा हफ्ता जो उसने बाहर बिताया वो सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वो अब भी 1408 में ही कैद था। अब तो ये कमरा एकदम बर्बाद हो चुका था। माइक जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा और तभी उसकी बेटी वहां आई। माइक जानता था कि ये भी इसी कमरे की कोई चाल है, लेकिन फिर भी उसने केटी को गले लगा लिया। हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले केटी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। अपनी बेटी को खोकर माइक और लिली सदमे में चले गए थे। माइक ने केटी से कहा कि वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तभी केटी उसकी बाहों में ही मर गई और बेचारा माइक फूट फूट कर रोने लगा। अचानक रेडियो पर जोर से गाना बजा और फिर केटी का शरीर मिट्टी होकर मलबे में मिल गया। ये सब देखकर माइक मानो पागल सा हो गया और उसने कमरे में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। उधर रेडियो का टाइमर खत्म होने ही वाला था। टाइम खत्म होते ही माइक एक बार फिर कमरा नंबर 1408 में पहुंच गया। कमरे की हालत एकदम पहले जैसी थी और इधर एक बार फिर से 1 घंटे का टाइमर चालू हो गया था। इसका मतलब ये था कि माइक इसी चक्कर में फंस गया है और अब ये घंटा उसे बार बार जीना होगा। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और माइक ने तुरंत फोन उठाकर कहा कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। सामने से जवाब आया कि उसे बार बार इसी पिछले घंटे को जी कर तड़पना होगा। तभी उसे दीवार पर अपनी और अपनी बेटी की कब्र दिखाई दी और उसे एहसास हुआ कि ये कमरा चाहता है कि वो अपने ही हाथों मर जाए। फिर उससे फोन पर किसी ने पूछा कि क्या वो कमरे से बाहर आना चाहता है, तो माइक ने कह दिया कि ना ना भाई, मैं तो बढ़िया खुश हूँ यहाँ पे। और फिर उस आदमी ने कहा कि जल्द ही लिली वहाँ पहुँचने वाली है। ये सुनकर माइक बहुत घबरा गया और उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया। उसकी नजर एक शराब की बोतल पर गई, जिससे उसने आग जलाई और फिर पूरे कमरे में आग लगा दी। जल्द ही होटल का फायर अलार्म बजा और चारों ओर भगदड़ मच गई। तभी लिली भी वहां पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि माइक 1408 नंबर कमरे में कैद है। उधर माइक कमरे में आराम से बैठा सिगरेट फूंक रहा था।
उसके चारों ओर कमरा जलकर राख हो रहा था, जिसे देखकर माइक पागलों की तरह हंसने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक का अंतिम संस्कार हो रहा था, क्योंकि वो भी उसी आग में जलकर मर गया था। कुछ देर बाद गैरल्ड वहां आया और उसने लिली को माइक का कुछ सामान दिया जो होटल में ही छूट गया था। लेकिन लिली ने सामान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसके बाद जब गैरल्ड वापस जाने लगा तो उसे माइक के सामान में उसका टेप रिकॉर्डर मिला। रिकॉर्डिंग में माइक ने अपनी मौत का भयानक मंजर बयां किया था और बीच में केटी के चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाजें थी। तभी अचानक गैरल्ड को शीशे में एक छोटी लड़की दिखाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो एक भयानक आदमी उसकी गाड़ी में बैठा था। ये कोई और नहीं बल्कि बुरी तरह जला हुआ माइक था। इससे डरकर गैरल्ड ने टेप रिकॉर्डर वापस रखा और फटाफट वहां से चला गया। अंत में हम देखते हैं कि माइक की आत्मा हमेशा के लिए 1408 नंबर कमरे में कैद हो गई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।